सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमें क्वेश्चंस लेके आए हैं। एक विमित पूर्णतः अप्रत्याश सम्मुख संगठन, परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके पहले हमने प्रत्याश संघट पढ़ा था, एक विमित प्रत्याश संघट पढ़ा था पिछला वीडियो। आज हम जो है एक विमित पूर्णतः अप्रत्याश संघट पढ़ेंगे। एक विमित क्या होता है कि जब दो वस्तु एक सीधी सरल रेखा में चलती है और सीधे सीधे टकराती है, उस संघट्ट को हम एक विमित प्रत्याश संघट, एक विमित संघट्ट बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अप्रत्याश संघट है, पूर्णतः अप्रत्याश संघट है। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा पूर्णतः अप्रत्याश संघट का, कि जब दो वस्तु एक सीधी सरल रेखा में चलती है और आपस में जब टकराती है, एक आगे जा रही है, एक उसके पीछे जा रही है, और वो जब टकराती है, पीछे वाले का वेग अधिक होता है, आगे वाले का वेग कम होता है, तो पीछे वाले उसको क्या करते हैं, टक्कर मार के टकराती है। और यदि टकराने के बाद दोनों वस्तुएं आपस में यदि चिपक के चलने लगती है, तो इस प्रकार का जो संघट्ट होगा, कोलिजन्स होगा, उस संघट्ट को हम एक विमित अप्रत्याश संघट्ट कहते हैं। हमारे पास में दो बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। ये सीधी सरल रेखा में चल रही है। ए बॉडी का मास द्रव्यमान m1 मान लिया, इसकी वेलोसिटी u1 मान लीजिए। बी बॉडी है, बी दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया है और वेलोसिटी u2 मान ली है। और हमने ये मान लिया है कि u2 और u1 जो वेग है, इस u1 का मान जो है वो u2 से ज़्यादा है, तभी टकराएगी। ये वेग ज़्यादा होना चाहिए पीछे वाले वेग का, तो इससे जाके क्या होगी, टकराएगी। यदि इसका वेग ज़्यादा होगा तो आगे आगे चलेगी, पीछे रह जाएगी। इसलिए u1 का मान हमने क्या माना, u2 से अधिक है, टकराएगी। दोनों कुछ समय पश्चात मान लो टकरा जाती है, और टकराने के बाद यदि इस तरह से दोनों चिपक के चलने लगती है, जब दोनों एक साथ चिपक के चलने लगेगी तो उनका वेग दोनों का एक जैसा ही होगा। एक बात नोट कर लेना कि भाई दो वस्तुएं अलग अलग वेग से जा रही थी, टकराती है, और टकराने के बाद यदि चिपक जाती है, तो चिपकने के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ समान वेग से चलेगी। तो उस वेग को हमने मान लिया है v मान लिया। अब यहाँ u1, v1, v2 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही वेग से चल रही है, तो उसके वेग को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो यदि इस प्रकार का संघट्ट हो रहा है, कोलिजन्स हो रहा है, टक्कर हो रही है कि दो वस्तुएं हमारे पास एक सीधी सरल रेखा में जा रही है, और सीधी सरल रेखा में जाने के बाद में क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद चिपक जाती है और एक साथ गति करने लगती है। तो इस प्रकार का जो संघट्ट होगा, उस संघट्ट को हम एक विमित पूर्णतः अप्रत्याश संघट्ट कहते हैं। अब अप्रत्याश संघट्ट किसको कहेंगे कि जो संघट्ट होता है उसमें गतिज ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहती, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। इसका जो अप्रत्याश संघट्ट किसको कहते हैं कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पहले अपन मोमेंटम की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं। तो संवेग तो क्या होता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब समझ गया होगा, पहले भी हमने पढ़ा था। संरक्षित का मतलब नियत का मतलब ये होता है कि टकराने के पहले जितना संवेग था उतना ही संवेग टकराने के बाद भी होगा, तो उसको बोलते हैं हम संरक्षित। तो अप्रत्याश संघट्ट में पहली बात तो क्या है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, कोई सा भी संघट्ट हो, अप्रत्याश हो कि अप्रत्याश हो, परंतु गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। भाई पूर्णतः प्रत्याश संघट्ट हमने पढ़ा है, उसमें दोनों संरक्षित रहते हैं, संवेग भी संरक्षित रहता है और गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, मतलब नष्ट नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि संवेग तो संरक्षित रहता है, परंतु गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो ऐसे संघट्ट को हम
क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। और यदि चिपक के चलने लगती है तो उसको बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। समझ में आएगा क्या पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य किसको कहेंगे, ऐसा संघट्य जिसमें संवेग तो संरक्षित रहता है परंतु गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, और जब वो टकराते हैं या कोलिजन होता है, टक्कर होती है उनके बीच में, तो वो दोनों यदि आपस में चिपक के चलने लगते हैं एक ही वेग से, तो इस प्रकार का जो संघट्य होगा हमारे पास वो एक विमी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्य होगा। अब हमारे पास में हमने दो बॉडी मान ली थी, इसका वेग u1 इसका वेग u2 मान लिया, जा रहे हैं u1 का मान u2 से अधिक है, दोनों टकराने में चिपक जाती है, नियत वेग से वो चलने लगती है। अब देखो पहले संवेग संरक्षित रहता है तो संवेग का फार्मूला माला होना चाहिए। संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी एवी, द्रव्यमान गुणित वेग, ये संवेग का फार्मूला होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ये हमने पढ़ रखा है, संवेग का एक वीडियो बना रखा है उसमें देख लेना। अब टकराने के पूर्व ए वस्तु का संवेग, इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसका संवेग निकालना है, इसका संवेग निकालना टकराने के पूर्व, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान कितना है m1 है, वेग कितना है u1 है, तो टकराने के पूर्व ए वस्तु का संवेग कितना लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1। इसी प्रकार से इसका मोमेंटम निकालेंगे b का, मास कितना है m2 और वेलोसिटी कितनी है u2, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस तरह से ए का संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, ये बी का संवेग हो जाएगा। टकराने के पूर्व कुल संवेग निकालेंगे, दोनों को टोटल जोड़ दो, m1 u1 प्लस m2 u2, टकराने के बाद ये कुल संवेग निकल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है टकराने के पूर्व इस पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का क्या कर लेंगे, हम संवेग निकालेंगे। निकाय मतलब दोनों मिला के जो सिस्टम बनता है उसको निकाय शब्द दे दिया, दोनों बॉडी मिलकर। तो हमेशा ध्यान रखना कि संवेग हमेशा निकाय का संरक्षित रहेगा, कुल संवेग संरक्षित रहेगा, व्यक्तिगत इंडिविजुअल नहीं होगा इसका और इसका संवेग संरक्षित, इन दोनों का योग हमेशा संरक्षित रहता है, ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। उसके बाद में हमारे पास इसका संवेग निकालेंगे दोनों का, तो टकराने के बाद ए वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना माना अपने m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी मानी v, तो m1v, इसका निकालेंगे m2v, बी वस्तु का टोटल निकालेंगे m1v प्लस m2v, तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल आ जाएगा m1v प्लस m2v, v को हमने कॉमन ले लिया। तो इस तरह से टकराने के पूर्व का संवेग निकालना और टकराने के बाद का संवेग निकालना, दोनों के मोमेंटम का फार्मूला, संवेग का फार्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान गुणित वेग इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, फिर टोटल निकाल लेना टकराने के पूर्व, फिर इसका द्रव्यमान गुणित वेग, बी का द्रव्यमान गुणित वेग और टोटल निकाल लेना। तो इस तरह से हम संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। और अब हम जो है अप्रत्यास्थ संघट्य की बात करते हैं। इसमें अप्रत्यास्थ संघट्य में संवेग संरक्षित रहता है, पहले मैंने बता दिया कि अप्रत्यास्थ संघट्य किसको कहेंगे, जिसमें संवेग संरक्षित रहता है, मतलब नियत होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, कांस्टेंट होता कह सकते हैं। टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं नियत, कांस्टेंट। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, टकराने के पूर्व का संवेग और टकराने के बाद के संवेग को। टकराने का पूर्व संवेग हमने निकाल रखा है यहाँ पे, और टकराने के बाद का संवेग भी हमने निकाल रखा है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, इसको नीचे ले आएंगे या v इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इस तरह से टकराने के बाद इन दोनों वस्तुओं का वेग या पिंड बॉडी का वेग कितना होगा, ये हम इस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो हम अगले वाले आने वाले वीडियो में जब JEE और नीट के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक स्पेशल केस है कि मान लो कि यदि विशेष परिस्थिति यहाँ पर ये, यदि संघट्य के पूर्व बी स्थिर है, हमने मान लिया कि ये बॉडी स्थिर है, ये जा रही है और इसे टकराती है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट मान लिया, कंडीशन हमने ये मान ली है कि मान लो कि ये रेस्ट है, ये रेस्ट है विराम में, जिसको हम बोलते हैं स्थिर है, इसको हमने स्थिर मान लिया। अब क्या होगा, ये u2 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने रेस्ट मान लिया। स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, यदि मान लो कि ये बॉडी स्थिर है, एक वस्तु रखी है वहां पर और इधर से जाके उससे टकराती है, वो टक्कर कैसी होती है, एक ही सरल रेखा में ध्यान रखें, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, बीच में टक्कर होगी इस तरह से, इसलिए इसको सम्मुख संघट्य बोलते हैं। सम्मुख का मतलब ऐसा नहीं यहाँ से केवल तिरछी मारी, ऐसा नहीं संघट्य हो रहा, सीधे सीधे संघट्य होता है।
यहाँ पे सीधे जाके बीच में टकराती है, तो इसको हम सम्मुख संघट्य भी कहते हैं। तो यदि U2 का मान यदि 0 कर दे हम यहाँ पर, तो U2 का मान 0 क्यों किया, हमने मान लिया कि एक वस्तु रखी है स्थिर है और ये गतिशील वस्तु उससे जाकर टकराती है। अभी हम ये मान के चले, एक को स्थिर मान लिया, एक को गतिशील मान लिया, तो हमने U2 यानी B वस्तु को हमने स्थिर मान लिया, विरामावस्था में या रेस्ट में मान लिया, तब U2 का मान 0 रखेंगे हम। तो यहाँ पे यदि अपन U2 का मान 0 रख देते हैं रेस्ट में, तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, इसको हमने 0 मान लिया, 0 मान लिया। अब बचा क्या, देखो V = m1u1 अपान m1 प्लस m2, m1u1 अपान m1 प्लस m2। अब इस फार्मूले से देखो m1 का मान m1 प्लस m2 से ज्यादा होगा, दिख रहा है भाई। एक वस्तु का जो द्रव्यमान होगा इन दोनों के योग से तो क्या होगा, कम ही होगा। यानी m1 का मान यानी इसका मान द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमान से तो ये इसका द्रव्यमान कम ही होगा, यानी m1 प्लस m2 से कम होगा, क्योंकि यहाँ m1 आ रहा है और यहाँ दो द्रव्यमान आ रहा है, तो m1 का मान m1 प्लस m2 से कम होगा। अब देखो ये मान अधिक है क्योंकि m1 प्लस m2, ये मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, जब ये मान ज्यादा होता है ये मान क्या होता है, कम होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। जब भी कोई अपान में लिखी हो, बट्टे में कोई संख्या लिखी हो, उसका और इससे रिलेशन देखना हो कि कम होगा कि ज्यादा होगा। ये मान यदि ज्यादा है, ये मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मान क्या है, कम है, ये मान भी कम हो जाएगा। यानी कहने को मतलब V का मान जो होगा वो U1 से कम हो जाएगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, समझ में आ गया होगा कि ये मान यदि अधिक है, ये मान कम हो जाएगा, यानी V का मान U1 से कम होगा। M1 का मान कम है तो V भी कम होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। ये अधिक है तो ये कम होगा, मतलब ये हमेशा कम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन, M1 कम है ये भी कम है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, यदि ये कम है तो ये भी कम होगा, ये अधिक है तो ये अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, ये अधिक है ये कम हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न में क्या है, ये कम है ये अधिक, ये अधिक है ये कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा कम ही होगा, यानी ये वाली जो वेलोसिटी होगी इसकी वेलोसिटी से कम होगी। मतलब जब वो वस्तु रखी है और इधर से जाकर टकराती है, तो ये जाने वाली जो ये वेग U1 है ये ज्यादा होगा, और जब चिपक के चलने लगेगी तो वस्तु जो होगी इनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्वाभाविक है कि वस्तु रखी है और इधर से ये जा रही है, तो इसका जो वेग होता है ये ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये जब टक्कर मारेगी तो कुछ वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्योंकि उसको धक्काने में इसका इम्पैक्ट प्रभाव पड़ेगा। तो जब चिपक के चलेगी दोनों वस्तुएं तो क्या होगा कि वेग का मान कम हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो एक वस्तु स्थिर है और एक वस्तु गतिशील है। जब गतिशील वस्तु स्थिर वस्तु को टक्कर मारती है तो जो गतिशील वस्तु का वेग था पहले, वो वेग उसके बाद में जब वो चिपक के चलने लगेगी उसके वेग से अधिक होगा, ज़्यादा। चिपक के चलने वाला वेग कम हो जाएगा, क्योंकि उसको भी तो वेलोसिटी चाहिए, उसको भी तो कुछ फोर्स चाहिए, बल चाहिए चलाने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ध्यान रखना। अब अपन गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ए पिंड की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m1u1 स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ½ mv का स्क्वायर। इसकी गतिज ऊर्जा निकालना 1/2 m1v1 का 1/2 m1u1 का स्क्वायर, इसकी 1/2 m2u2 का स्क्वायर, दोनों की गतिज ऊर्जा निकालें। लेकिन हमने u2 को स्थिर मान लिया, u2 को हम 0 मान लिया, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा को हमने 0 मान लिया, क्योंकि ये तो स्थिर है। जब कोई वस्तु स्थिर होगी तो काइनेटिक एनर्जी तो होना ही नहीं। गतिज ऊर्जा किसके कारण से होती है, गति के कारण से होती है, तो ये 0 हो जाएगी, इसको हमने 0 मान लिया। तो टकराने के पूरे एक ही गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पूरे पिंड की, पूरी निकाय की, तो ये प्लस ये तो 0 है, ये तो 0 है, इसलिए यही आ जाएगी हमारे पास। इसी प्रकार टकराने के बाद निकालेंगे, टकराने के बाद 1/2 m1 v का स्क्वायर, इसकी 1/2 m2 v का स्क्वायर। तो इस तरह से टकराने के बाद हम दोनों की गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा लेंगे और गतिज ऊर्जा हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी निकल आएगी टकराने के बाद। टकराने के बाद कुल ऊर्जा v स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से ये K1 मतलब काइनेटिक एनर्जी टकराने के पहले की, K2 का मतलब टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा का सूत्र का उपयोग करके हम टकराने के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे और टकराने के बाद कुल गतिज ऊर्जा निकालेंगे। यहाँ हमने B को स्थिर माना है, इसलिए B की गतिज ऊर्जा 0 होगी।
अब यहाँ से जो v का मान हमने निकाला था, ये वाला v का मान, ये v का मान समीकरण 2 से समीकरण 3 में यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे मान v का, ये v का मान रख दिया समीकरण 2 से समीकरण 3 में। इस v की जगह इसको उठा के पूरा यहाँ रख देना v की जगह, तो ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटा देंगे और दोनों का वर्ग लगा देंगे। ये m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2 का स्क्वायर, एक कट जाएगा, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट जाएगा, एक बच जाएगा। ध्यान रखना 2 बार लिखना, इसको एक बार हटा देना, तो ये हमारे पास k2 का मान आ जाएगा। k2 मतलब टकराने के बाद की गति ऊर्जा। अब यदि अपन k1 अपान k2 निकाले, k1 बटे k2 का मान निकाले, तो k1 का मान हमने निकाल रखा, देखो ये k1 का मान है ये, और ये k2 का मान निकाल रखा हमने ये। तो k1 मतलब यहाँ से ये लिखा, और k2 मतलब ये वाला लिखा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब फार्मूले से देखो डिवाइड से करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, और m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये k2 का यह स्क्वायर है, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर आएगा, तो एक m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, एक m1 बचेगा हमारे पास। यहाँ ध्यान रखना, ये स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर लिखना बोल रहे, नीचे m1 बचेगा और ये ऊपर चले जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो m1 अपान m2 अपान m1 बच जाएगा। अब इस समीकरण से देखो क्या हो रहा कि m1 प्लस m2, ये मान ज़्यादा है m1 से, m1 प्लस m2 का मान ज़्यादा है m1 से, तो ऊपर वाला मान अधिक, तो ये मान भी अधिक होगा, नीचे वाला मान कम, तो ये मान भी कम होगा। समझ में आएगा होगा कि ये मान दोनों को योग से प्लस कर रहे हैं इसको, तो ये मान ज़्यादा होगा, ये मान कम होगा, तो ये मान अधिक है तो ये मान अधिक होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती, यानी k1 का मान जो हो k2 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि m1 प्लस m2 का मान ज़्यादा है, यदि ये मान अधिक है तो ये मान भी अधिक होगा, ये मान कम है तो ये मान भी कम होगा, ये मान कम है तो ये मान अधिक होगा, उल्टा भी लिख सकते हैं ऊपर नीचे वाला। तो दोनों कंडीशंस में k1 का मान k2 से अधिक होगा। k1 का मतलब टकराने के पहले की ऊर्जा अधिक है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है काइनेटिक में, और टकराने के बाद की ऊर्जा क्या रही है, कम हो रही है। k2 का मान मतलब टकराने के बाद की ऊर्जा कम हो रही है। तो कहाँ गई ऊर्जा? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, हमने पढ़ा। ऊर्जा कहाँ गई? यानी जब दो वस्तु टकराती है तो टक्कर के कारण से उसमें जो होता है, क्या होता है, उस ऊर्जा की कुछ हानि होती है। वो हानि है तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, वस्तु गर्म हो जाएगी जब टकराएगी, या फिर साउंड निकलेगी, जब टक्कर निकलेगी तो आवाज आएगी, ध्वनि निकलेगी, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर चिंगारी निकल सकती है, प्रकाश निकल सकता है। तो कहने का मतलब टकराने के पहले ज़्यादा ऊर्जा थी और टकराने के बाद कुछ ऊर्जा कम हो गई। कम हुई तो कहाँ जाएगी वो ऊर्जा? तो नष्ट होती नहीं। तो हम ये मान रहे हैं कि जो ऊर्जा होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो हमारे पास गति ऊर्जा थी, टकराई तो आवाज आएगी, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, या ऊष्मा गर्म हो सकती है, या फिर चिंगारी या प्रकाश निकल सकता है। यानी कहने मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह से हम अब कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितना परिवर्तन होगा, वो हम देखेंगे कि कितनी ऊर्जा जो है वो चेंज हुई है। तो डेल्टा के मतलब ऊर्जा में परिवर्तन, भाई कितनी ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुई है, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। तो डेल्टा के का मान हम निकालेंगे। डेल्टा के मतलब जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, पहले इतनी थी और बाद में इतनी हो गई, तो दोनों में कितना अंतर आ रहा है, कितनी ऊर्जा जो है, कितनी जो हमारे पास गति ऊर्जा या जो भी है वो दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। तो k1 में से k2 को माइनस कर देंगे। k1 का मान हमारे पास निकाल रखा है, ये k1 का मान माइनस k2 का मान ये निकाल रखा, इन दोनों के मान रख देंगे। यहाँ से m1 u1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा माइनस, यहाँ से m1 बचेगा और m1 प्लस m2 बचेगा। एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम में। अब देखो इसको हमने जमा लिया, m1 को पहले लिख लिया, m2 को बाद में लिख लिया, और u1 माइनस u का स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुई। अब ये ऊर्जा कोई से फॉर्म में हो सकती है, यहाँ लिखा हमने ध्वनि भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है, या अन्य किसी रूप में भी ये ऊर्जा हो सकती है। तो इस तरह से यदि हमारे पास कोई प्रश्न आता है कि एक में अप्रत्याश संगठन में, पूर्णतः प्रत्याश संगठन की बात कर रहे हैं हम,
पूर्णतः का मतलब चिपक के चलने वाला, अलग अलग नहीं होगा। तो उसमें उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं यार, ऊर्जा की हानि कितनी होगी उसमें, ऊर्जा कितनी परिवर्तित होगी उसमें, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो इस तरह से ये अपने को क्वेश्चन अच्छी तरह से करना है और इस फार्मूले को ध्यान रखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को, और ये वाले फार्मूलों को ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि इस पर आधारित JEE और NEET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।